सो स्टूडेंट्स, अधाना स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। यहाँ पढ़ते हैं मैथमेटिक्स और बीएससी सेकंड सेमेस्टर। देखिएगा ये क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आफ्टर रिड्यूसिंग इट टू नॉर्मल फॉर्म। मतलब आप जो क्वेश्चन दिया है उसको रिड्यूस करना है नॉर्मल फॉर्म में और उसकी रैंक निकालनी है। देखो अब नॉर्मल फॉर्म कैसे होती है देखो नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है। नॉर्मल फॉर्म में आपको एक, जैसे मान लीजिए 3/3 की मैट्रिक्स दी हुई है, तो नॉर्मल फॉर्म में क्या होगा, एक आपको 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई देगी। जैसे यहाँ पे आपको बनाना होगा सबसे पहले 1, यहाँ पे 0 और ये 0, और यहाँ पे आगे सब 0 होने चाहिए इस तरह से, और यहाँ पे फिर बनाना आपको 1, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0 और यहाँ भी 0। तो आपको ये 2/2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स दिखाई देगी। तो इसे आप ऐसे लिखेंगे, आई 2/2 की है तो I2 लिखेंगे देखिए 2/2 की है तो इसे लिखेंगे I2। इन 0 को, इन 0 ये और इन 0 ये, यहाँ से इन 2 0 को 1 लिख लेंगे और इन 2 0 को 1 लिख लेंगे, इस तरह से लिख देंगे। तो जो आइडेंटिटी बनती है, जिसकी आइडेंटिटी बने, जैसे 2/2 की आइडेंटिटी बनी यहाँ पे मान लो, तो जो रैंक होगी हमारी, मान लो ये ए था, ए इक्वल टू था, तो रैंक जो होगी, रैंक ऑफ ए इक्वल टू 2 होगी। मतलब जितने भी ऑर्डर की आइडेंटिटी बनेगी वो ही हमारी रैंक होगी। और बनाएंगे इस तरह से, पहले यहाँ पे 1 बना के यहाँ 0 बनाएंगे, फिर यहाँ 0 बनाएंगे, बाकी जो एलिमेंट बचे हैं उनको 0 बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए कैसे बनाते हैं। देखो लेट ए इक्वल टू, जो इसको लेट कर लीजिए, 1 2 3 2 3 4 3 5 7। अब इसमें ऑपरेशन लगाओ, पहले आपको यहाँ 0 बनाना, यहाँ 0 बनाना, फिर यहाँ भी 0 बनाना है। तो ऑपरेशन लगाओ आप R2 में, R2 में ऑपरेशन लगाएंगे तो R2 माइनस 2R1, फिर R3 में भी लगा दो यहीं पे, R3 माइनस 3R1, ये ऑपरेशन लगाया आपने। तो ऑपरेशन लगाने के बाद एक बैलेंस का साइन लगाते हैं, तो R1 में कोई चेंज नहीं करा तो इसको ऐसे लिखेंगे 1 2 3। R2 में ऑपरेशन लगाया आपने, R2 माइनस 2R1, मतलब R2 था 2 3 4, इसमें से 2R1 कम करो तो 2 और ये 4 और ये 6 कम करो, ये 0 हो गया, ये आ गया माइनस का 1, ये आ गया माइनस का 2, तो यहाँ पे आया 0 -1 और -2। ठीक है, अब R3 में लगाओ, R3 है हमारा 3 5 7, 3 5 7, इसमें से आपने करा R3 माइनस 3R1, तो 3 मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे 3, ये आ गया 6 और ये आ गया 9, कम करो तो ये 0 हुआ, ये आया माइनस का 1, ये आया माइनस का 2, सेम आ गया 0 -1 और -2। अब देखो ये तो कंप्लीट 0 हो गई, अभी हमारी ये भी 0 बनाने हैं और ये जो बचे हुए हैं बाकी वो भी सारा हमें 0 बनाना है। ठीक है, तो अब 0 बनाने के लिए आपको क्या करना है, आपको ये C2 में ऑपरेशन लगा दो, C2 में ऑपरेशन लगाओ, C2 माइनस 2C1। देखो C2 में ऑपरेशन लगाया, C2 2 माइनस 2, यहाँ लगाएंगे C2 माइनस 2C1, तो 2 माइनस 2 ये 0 हो जाएगा, इसमें लगाओगे तो ये -1 ही रहेगा, ये -1 ही रहेगा। ठीक है, अब C3 में भी लगा दो 0 बनाने के लिए, C3 में लगाएंगे जब, तो ये लिख देंगे C3 माइनस 3C1, जब 3 में से 3 जाएगा 3C1 में तो ये भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो एक बैलेंस C1 में कोई चेंज नहीं करा तो C1 को ऐसे लिखेंगे, C2 में चेंज करा, C2 माइनस 2C1, तो 2 माइनस 2 0 1, जब 0 से तो कोई मतलब नहीं, 1 माइनस 0 -1 -1 0, ये -1। अब C3 में चेंज करा, C3 3 माइनस 3C1, 3 माइनस 3 0, यहाँ से कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि -2 में 0 जाएगा, वो -2 जाएगा। ठीक है, अभी ये देखो, अब यहाँ भी आपका 0 बन गया, यहाँ भी आपका 0 बन गया। अब आप क्या करना है कि यहाँ तो प्लस का 1 चाहिए और यहाँ ये 0 चाहिए और यहाँ भी 0 चाहिए। ठीक है ना, तो आप क्या करोगे, पहले आप इसको प्लस का 1 कर लो, R2 को कर लो -R2, जब -R2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का हो जाएगा ये, फिर क्या करेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे, ये नीचे वाले भी 0 हो जाएंगे। देखिए
ए इक्वलेंस R1 में कोई चेंज नहीं, 1 0 0, R2 में चेंज करा, माइनस की मल्टीप्लाई कर दिया आपने, तो 0 में कोई चेंज नहीं आएगा, ये आएगा 1, ये आएगा 2, और R3 में कोई चेंज नहीं करा तो R3 आएगा 0 -1 और -2, ये आ गया यहाँ से। ठीक है, आगे देखिएगा। देखो अब यहाँ भी 0, ये भी 0 और ये 1 भी आ गया, तो अब यहाँ 0 चाहिए और इनमें 0 चाहिए, तो अब ए इक्विवेलेंस, अब यहाँ ऑपरेशन लगाओ। देखो आप जब R3 में ऑपरेशन लगा के R3 प्लस R2 कर दो तो ये नीचे वाले सारे 0 हो जाएंगे, तो ये लगाओ, यहीं पे लगा देंगे, R3 में लगा देंगे R3 प्लस R2, -1 और प्लस का 1 0 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए इक्विवेलेंस R1 और R2 में कोई नहीं चेंज करा तो उसको ऐसे लिखो 1 0 0 0 0, ये हो गया। R2 में कोई चेंज नहीं करा, 0 1 2 0 1 और ये 2, इसमें चेंज करा, R3 में R2 को ऐड करा है, तो 0 + 0 0, -1 प्लस का 1 0, माइनस का 2 प्लस का 2, ये 0। अब देखो आपका ये 0 हो गया, ये 0 हो गया, नीचे वाले भी 0 हो गए, ये बचा केवल ये 2 वाला है, ये बचा। तो इसको 0 करने के लिए आप ये कर सकते हो कि C3 में ऑपरेशन लगाए, C3 - 2C2, ये लगा दो, देखो 2 - 2 0 हो जाएगा, ए इक्विवेलेंस, तो C1 C2 में कोई चेंज नहीं तो इसको ऐसे लिखेंगे, C3 में चेंज करा, C3 में से हमने कम करा 2C2, तो 0 - 0 तो 0 ही रहेगा, 2 - 2 ये 0 हो जाएगा, G - 0 ये 0 हो जाएगा। तो देखो जो हमें चाहिए था वही बन गया, वो बना हमारे पास, ये आइडेंटिटी बनती दिखाई दी आपको, देखो आइडेंटिटी बन गई है, 2/2 की आइडेंटिटी बन गई, यहाँ 0 बन गए, सब 0 बन गए, तो आप इसको लिख देंगे यहाँ से ए इक्विवेलेंस, ये तो लिख दो I2, यहाँ पे ये 0 1 हो जाएगा, ये 2 0 का 1 0 और ये 0, तो I2 की आइडेंटिटी, तो रैंक ऑफ ए क्या हुई 2, यहाँ लिख सकते हैं रैंक ऑफ ए = 2, क्योंकि जो आइडेंटिटी बनी वो 2/2 की बनी, तो रैंक ऑफ 2, यदि आइडेंटिटी 3/3 की होती तो रैंक ऑफ ए = 3 हो जाता। ठीक है ना, ये आप क्वेश्चन समझिए और स्क्रीनशॉट लीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये जो क्वेश्चन है हमारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये है फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ये गिवन है हमारे पास मैट्रिक्स 1 1 1 A B C A⁴ B⁴ C⁴, इसकी रैंक निकालनी है। ना तो इसने ये बोला कि नॉर्मल फॉर्म से निकालनी है, ना इसने बोला एशेलॉन फॉर्म से निकालनी है, ना डेफिनेशन से बोला। ठीक है, आपको ये चीज ध्यान रखनी है, यदि वो पूछेगा कि आपको नॉर्मल फॉर्म से निकालनी है तो क्वेश्चन नॉर्मल फॉर्म से ही करना है, और यदि ये बोल दे कि रैंक निकालनी है, ना तो नॉर्मल फॉर्म के बारे में बताए ना एशेलॉन फॉर्म के बारे में बताए, तो केवल आप एशेलॉन फॉर्म से ही इसकी रैंक निकालेंगे, क्योंकि एशेलॉन फॉर्म से काफ़ी इजी पड़ती है रैंक निकालनी अकॉर्डिंग टू नॉर्मल फॉर्म। ठीक है, तो इसने कुछ नहीं बताया, रैंक इसने पूछा है कि रैंक निकालनी है, तो देखो हम क्या करेंगे, इसको हम डेफिनेशन से करेंगे, जो क्वेश्चन मैंने आपके लेक्चर 1 में कराए थे उस तरह से डेफिनेशन से करेंगे, मतलब इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे। तो पहले इसको लेट कर लेते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अभी। लेट ए = 1 1 1 A B C A⁴ B⁴ और C⁴। तो डेफिनेशन से क्या करते हैं, पहले इसका डिटरमिनेंट निकालते हैं। यदि इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ जाती है तो इसका मतलब होता है कि रैंक जो 3 से कम है। यदि वैल्यू 0 नहीं आती है तो इसका मतलब है कि रैंक मतलब हमारी 3 है। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए निकालें, यहाँ से निकालें डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए तो इसे ऐसे ही चेंज करेंगे 1 1 1 A B C A⁴ B⁴ एंड C⁴। ये चीज आपको ध्यान रखने वाली, जब आप डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालते हैं, यदि 2 स्टार्टिंग में 0 आ जाए, मतलब यहाँ पे कुछ है एलिमेंट, मान लो ये कुछ, ये B है, ये C है, ये D है, और यहाँ पे मतलब 1 आ गया है, यहाँ पे 1 है ही पहले से, यहाँ B यहाँ C, इस तरह से हो। यदि 2 स्टार्टिंग के 0 आए तो दोनों स्टार्टिंग के 0 हो जाते हैं, लास्ट वाले को केवल सोल्व कर लेते हैं। हम डिटरमिनेंट जब निकालते हैं तो उसको ईजी करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना।
तो इसको इजी करेंगे, ये जो करेंगे मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में आप 0 0 बना लो, 0 0 बनाने पे स्टार्टिंग के दोनों 0 हो जाएंगे, तो लास्ट वाला आपको केवल सोल्व करना है। तो अब 0 बनाने की कोशिश करें, तो 0 कैसे बन सकता है, यदि इस C2 से C1 को कम कर लो, C1 में जो ऑपरेशन लगाओ, C1 में ऑपरेशन लगाएं यदि हम, तो ये लगा दें आप C2 माइनस C1, नहीं C1 में आप ऑपरेशन लगाओ C1 माइनस C2। देखो मैं उसका रीजन बता दूंगा आपको ऐसा क्यों करा मैंने। C1 में ऑपरेशन लगाया C1 माइनस C2, और C2 में भी ऑपरेशन लगाओ, C2 में ऑपरेशन लगाया आपने C2 माइनस C3। अभी रीजन बताता हूँ उसमें क्या है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब C1 में लगाया, C1 में से C2 को कम करा, तो 1 माइनस 1 ये 0, a माइनस बी, और थर्ड में आ गया a की पावर 3 और माइनस b की पावर 3। अब C2 में लगाया C2 माइनस C3, C2 माइनस C3, 1 माइनस 1 0, b माइनस c और b की पावर 3 माइनस c की पावर 3। C3 में कोई ऑपरेशन नहीं लगाया, तो इसको ऐसे लिखेंगे c और c की पावर 3। अब देखो मैंने ऑपरेशन लगाया क्यों है ये इस तरह से, इसको 0 तो बनाना था, लेकिन C1 में से C2 ये कम क्यों कराया, तो C2 में C2 माइनस C3 कम क्यों कराया। देखो ये तो 0 आ गए। अब जैसे अब ये फॉर्मूला होता है, ये लिखा हुआ है a की पावर 3 माइनस b की पावर 3, तो a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 का फॉर्मूला होता है a माइनस b, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। अब देखो a माइनस बी आ जाएगा यहाँ पे, और a माइनस बी इस कॉलम से हम कॉमन ले लेंगे। मान लो ये वाला सेकंड वाला ले चलते हैं, b की पावर 3 माइनस c की पावर 3, तो ये होता है b माइनस सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी और प्लस सी स्क्वायर। तो यहाँ से देखो b माइनस सी आया, अगर इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे तो b माइनस सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ से तो a माइनस बी कॉमन ले लेंगे और यहाँ से b माइनस सी कॉमन ले लेंगे, इसलिए मैंने C1 माइनस C2 करा था, और ये C2 में C2 माइनस C3 करा था, ठीक है ना। तो अब आप इसे ओपन करो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू, अब इस ओपन करेंगे इस फॉर्मूले को, तो ये तो 0 आ जाएगा, इसे a माइनस बी और यहाँ से इसे ओपन करो, तो ये फॉर्मूला यूज कर लेंगे a की पावर 3 माइनस b की पावर 3 में, तो ये आ जाएगा a माइनस बी, और मैं छोटा लिख रहा हूँ क्योंकि स्पेस ज़्यादा नहीं है, a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप समझ लेना मैं बोल रहा हूँ a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। मैं चेक कर लेता हूँ आपको दिख भी रहा है नहीं दिख रहा जी, ठीक है दिख रहा है। तो नेक्स्ट लेते हैं ये वाला सेकंड वाला 0, ये लेते हैं b माइनस सी, तो ये आ जाएगा यहाँ पे, ये तो ये यहाँ पे हो गया, तो ये आ गया b, अच्छा ये b माइनस सी, और ये b की पावर 3 माइनस सी की पावर 3 का फॉर्मूला लगा देंगे, b माइनस सी आ गया फर्स्ट में, तो और सेकंड यहाँ पे आया मल्टीप्लाई में b स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ठीक है। थर्ड रो में कोई चेंज नहीं करा, तो इसको आप ऐसे लिखेंगे 1 c और c की पावर 3। ध्यान रखना भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आया हुआ है, ठीक है। तो इसको मैं इधर मिटा रहा हूँ, आगे क्वेश्चन करता हूँ। देखो यहाँ से इस कॉलम से a माइनस बी ये रहा, a माइनस बी ये रहा, ये तो 0 है, तो a माइनस बी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे b माइनस सी और b माइनस सी, तो b माइनस सी यहाँ से कॉमन आ जाएगा, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल टू a माइनस बी, तो फर्स्ट वाली कॉलम से कॉमन आया, b माइनस सी सेकंड वाली कॉलम से कॉमन आया, उसके बाद क्या बचा, देखो ये तो 0 बचा, ये कॉमन आया a माइनस बी, तो इसको कॉमन लिख लेंगे, जब यहाँ से कॉमन ले लिया हमने, ये बचा a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से b माइनस सी कॉमन लिया, तो ये 0 आया फर्स्ट में, ये आया b माइनस, ये 1 आ गया क्योंकि b माइनस सी कॉमन आया, तो ये b माइनस सी हट गया, तो बी स्क्वायर प्लस बी सी, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर, ये आ गया। थर्ड रो में कुछ कॉमन नहीं लिया था, थर्ड रो को ऐसे लिखेंगे 1 c और c की पावर 3, c की पावर 3, ये आ गया। अब देखो ये क्वेश्चन करना आसान हो जाएगा, जब फर्स्ट वाला आप लेंगे करस्पॉन्डिंग टू रो लेंगे, तो ये फर्स्ट वाला 0 है तो 0 हो जाएगा, सेकंड वाला 0 है तो 0 हो जाएगा, थर्ड वाला सिर्फ आपको केवल थर्ड वाला सोल्व करना है। तो आप लिख देंगे इसको यहाँ से, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल टू a माइनस बी, b माइनस सी, थर्ड वाला चेक करेंगे केवल,
थर्ड वाला मान लेंगे तो 1 मल्टीप्लाई में ये हट जाएगा आपका, इधर वाला हट जाएगा, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर और माइनस का साइन लगा के इसकी 1 में, तो ए आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस ए बी और माइनस का बी स्क्वायर, ये इसका डिटरमिनेंट आ गया। तो देखो आप यहाँ से कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल करेंगे, ए माइनस बी और बी माइनस सी, देखो बी स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर माइनस का कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है तो कॉमन भी ले सकते हैं, देखो यहाँ से बी सी है और ये ए बी है, तो यहाँ से बी कॉमन दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ भी बी है, यहाँ भी बी है, तो यहाँ से बी कॉमन ले लो आप फर्स्ट में, बी कॉमन ले तो ये बचा सी और ये बचा माइनस का ए, सी माइनस ए, जो बाकी बचा हुआ उसको लिखो, ये हो गया हमारा, ये हो गया, तो बचा प्लस का सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखो कॉमन लेने का रीजन भी यही था, यहाँ जो कॉमन लेने का रीजन था वो यही था कि सी माइनस ए आ रहा, तो देखो अब ये जो बना सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बना, अब इसका फॉर्मूला भी ओपन कर सकते हैं हम, सी प्लस ए और ये आ गया सी माइनस ए। अब देखो सी माइनस ए यहाँ भी है, सी माइनस ए यहाँ भी आ जाएगा, तो सी माइनस ए कंप्लीटली कॉमन आ जाएगा, ठीक है। देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू ए माइनस बी, बी माइनस सी और ये बचा हमारे पास बी सी माइनस ए और प्लस इसको ओपन करके लिख लेंगे सी माइनस ए और सी प्लस ए। अब देखो सी प्लस ए यहाँ भी है, सी प्लस ए यहाँ भी है, तो सी प्लस ए कॉमन ले लेते हैं, ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस यहाँ से कॉमन है, सी माइनस ए, अंदर जो बचा ये तो बी बचा और ये बचा प्लस सी और प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए को हम लिख देंगे ए प्लस बी प्लस सी, तो ऐसे लिख देता हूँ नेक्स्ट लाइन में, जिससे आपको कोई कंफ्यूजन भी ना हो, सी माइनस, तो ये आ गया इधर ब्रैकेट में सी माइनस ए और ये आ गया ब्रैकेट में ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है। देखिए अब हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू देखनी थी कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू आएगी क्या, जीरो आएगी या जीरो नहीं आएगी। अब देखो जीरो आएगी या जीरो नहीं आएगी तो इन पे वैल्यू पे डिपेंड करती है, ए की वैल्यू पे, बी की वैल्यू पे, सी की वैल्यू पे, या ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू पे, है ना। तो इसमें अब केस बनाने पड़ेंगे, क्योंकि देखो यदि ए इक्वल टू बी होता है तो हाँ जीरो हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा तो कंप्लीट जीरो हो जाएगा, यदि बी इक्वल टू सी होता है तो ये जीरो हो जाएगा, तो ये जीरो तब भी कंप्लीट जीरो हो जाएगा, सी इक्वल टू ए होता है तब बी जीरो हो जाएगा, तब भी कंप्लीट जीरो हो जाएगा। मान लो ये ए और बी, ए बी सी नोट तीनों इक्वल नहीं है, ये मतलब ये मान के चलो कि ए नॉट इक्वल टू बी है, नॉट इक्वल टू सी है, ये तीनों इक्वल नहीं है, तो यहाँ तो जीरो नहीं होगा। लेकिन मान लो ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो जाता है तो ये जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, तो यहाँ से आपको केस बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी आप इसको नोट करिएगा, ये स्क्रीनशॉट लीजिएगा, मैं आपको दिखा देता हूँ केस कैसे बनेंगे। देखिए केस फर्स्ट क्या बनेगा, देखिए केस फर्स्ट लिख देते हैं हम, इफ ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बी सी जो है आपस में इक्वल नहीं है, एंड ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू जीरो, ठीक है। या आप जैसे मान लो आपने ए नॉट इक्वल टू बी लिया, बी नॉट इक्वल टू सी लिया, तो आप फर्स्ट केस में ये भी नॉट इक्वल ले लो, ये भी लो आप नॉट इक्वल टू जीरो। देखो कैसे, यदि आपने ए बी सी इक्वल नहीं लिया तो ए बी सी इक्वल नहीं लिया तो ये जीरो नहीं होंगे, तब जब इक्वल होंगे तभी तो जीरो होंगे। ए बी सी इक्वल नहीं लिया तो ये फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसका ये जीरो नहीं होगा, ठीक है। और हमने ये भी लिया कि ए प्लस बी प्लस सी भी नॉट इक्वल टू जीरो, तो सेकंड वाला पार्ट भी जीरो नहीं होगा। इसका मतलब ये होगा कि जो डिटर्मिनेंट ऑफ ए है उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए है जो उसकी वैल्यू जीरो नहीं होगी, क्योंकि जीरो ना तो ये जीरो है ना ये जीरो है, तो इसका मतलब ये डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो नहीं होगी, और जीरो नहीं होगी तो आप ये लिख सकते हो डेट इज रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए की वैल्यू जीरो नहीं है तो रैंक 3 आ जाएगी, ठीक है ना। एक केस तो ये हुआ, केस सेकंड लेंगे, इफ ए प्लस नहीं, ए नॉट इक्वल टू बी नॉट इक्वल टू सी, ए बी सी को तो नॉट इक्वल टू लिया है, एंड
ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 ले लेते हैं। ठीक है, ए बी सी को तो नॉट इक्वल ले लिया, मतलब यहाँ तो वैल्यू हमारी 0 नहीं आएगी क्योंकि इसको नॉट इक्वल टू 0 लिया। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी को 0 ले लिया, यहाँ बेशक 0 ना आई हो लेकिन यहाँ तो 0 आ गई। तो 0 की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे आप, यहाँ जब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ से हो गया, इंप्लाइज करता है कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0, क्योंकि यहाँ 0 हो गया था। जब डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 है तो रैंक इसका मतलब क्या है, दैट इज रैंक ऑफ ए की वैल्यू है रैंक ऑफ ए लेस देन 3। ठीक है, जो रैंक ऑफ ए है वो 3 से कम है, और 3 से कम कितनी है उसको हम देखेंगे। अब ले लेंगे नाउ टेकिंग सब मैट्रिक्स ऑफ ए, नाउ टेकिंग सब मैट्रिक्स ऑफ ए, इस ए का सब मैट्रिक्स ले लेते हैं। तो मैं देख लेता हूँ क्वेश्चन क्या था सब मैट्रिक्स में। तो आप ले सकते हैं A1 इक्वल टू 1 1, एक सब मैट्रिक्स ले लिया मैंने 1 1 और AB, सब मैट्रिक्स लिया 1 1 और AB, क्योंकि A और B और C इक्वल नहीं है। यदि ए बी सी इक्वल रहते तो होते ना तो एक सेम भी लेना होता, लेकिन ए बी सी इक्वल नहीं है तो 1 1 ए भी ले लिया। तो यहाँ से हम वैल्यू निकालेंगे डिटरमिनेंट ऑफ A1, तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 निकालेंगे तो ये आ जाएगा B माइनस ए, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ कर दोगे तो B माइनस ए आया। अब B माइनस ए क्या है, अब देखो B ना तो B A के इक्वल है, A के इक्वल B नहीं है, B के इक्वल C नहीं है, तो इसका मतलब A B के इक्वल नहीं है तो 0 नहीं आएगी। जब A इक्वल नहीं है तो 0 थोड़ी आएगी। तो ये आप लिख सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ A1 नॉट इक्वल टू 0, नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब ये है कि रैंक ऑफ, दैट इज रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। जब डिटरमिनेंट ऑफ A की वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 आ गई तो रैंक ऑफ A इक्वल टू 2 होगी। ठीक है, यहां तक देखिएगा। अब मैं इसको मिटा देता हूं क्योंकि हमारे पास ये आ गया है। ठीक है, अब केस 3 पे चलेंगे। अब हम केस 3 पे चलते हैं। केस 3, अब देखो केस 3 में क्या लेंगे। केस 3 में हम ले सकते हैं इफ ए इक्वल टू तो बी है और नॉट इक्वल टू सी है। ए को तो हम बी के इक्वल ले लेंगे लेकिन सी को नहीं लेंगे, तो यहां से क्या बनेगा, देखो अच्छा वो मैंने मिटा दिया है ना, वो इस तरह से बन रहा था, देख लो आप, a माइनस बी, बी माइनस सी और c माइनस ए, और ये बन रहा था a प्लस बी प्लस सी। आपने a को b के इक्वल ले लिया, मैं देख लेता हूँ आपको दिख भी रहा है नहीं दिख रहा, हाँ भी ठीक है आपको दिख रहा है। तो अब मैंने लिया है a को b के इक्वल लिया है, a को b के इक्वल लेने पे यहाँ पे 0 हो गया। अभी यहाँ पे 0 हो गया तो सारा 0 कर देगा, ये मल्टीप्लाई करोगे तो जब यहाँ सारा 0 कर देगा तो इसका मतलब ये होगा कि डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। जब सारा 0 कर देगा डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, दैट इज हो जाएगा कि रैंक ऑफ ए जो है लेस देन 3 हो जाएगी यहाँ पे, है ना। फिर से वही कंडीशन आ जाएगी रैंक ऑफ ए, क्योंकि देखो 0 आया तो रैंक ऑफ ए लेस देन 3। अब लेस देन 3 होगी तो फिर हमें चेक करनी पड़ेगी, तो चेक कर लेते हैं ना। फिर से लिखेंगे नाउ टेकिंग सब मैट्रिक्स ऑफ ए, सब मैट्रिक्स ऑफ ए। अब इसकी सब मैट्रिक्स ले लेते हैं, तो A1 इक्वल टू, अब देखिए सब मैट्रिक्स ले लेता हूँ यहाँ से देख के, 1 1 1 1 और BC। मैंने एक सब मैट्रिक्स ऐसे ले ली जिसमें A और B नहीं आया, A और B इक्वल नहीं आया, मतलब यहाँ से एक सब कोई भी आप, वैसे आप कोई भी सब मैट्रिक्स ले सकते हो। तो यहाँ से आप डिटरमिनेंट निकालेंगे इसका, डिटरमिनेंट ऑफ A1। तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 आया हमारे पास C माइनस ए, C माइनस ए नहीं C माइनस बी। तो डिटरमिनेंट ऑफ A1 आया हमारे पास C माइनस बी। अब देखो C माइनस बी आया और C और B नॉट इक्वल टू 0 है ना। A तो B के इक्वल है लेकिन B C के इक्वल नहीं है, B C के इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये है कि B और C इक्वल नहीं है, तो यहाँ 0 नहीं होगी,
है ना, ये वैल्यू जीरो नहीं आ सकती ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 नॉट इक्वल टू जीरो। अब जब डिटर्मिनेंट ऑफ A1 नॉट इक्वल टू जीरो आ गया तो यहां से आप लिख सकते हो रैंक ऑफ A इक्वल टू 2। ठीक है, तो यहां से रैंक ऑफ A इक्वल टू 2 आ गई। अब नेक्स्ट देखिएगा केस 4। मैं अच्छा आप यहां तक नोट करिएगा, केस 4 में इधर ही लिखूंगा। ठीक है, यहां तक आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट, यहां मैं मिटा देता हूं इधर। इधर केस को लिख देता हूं। देखो हमारे सारे केस हो जाएंगे। आप इन केस से बाहर नहीं सोच पाओगे कुछ भी, कि इससे बाहर भी हमें कुछ लेना था। सभी केस हो जाएंगे, आप देख लेना एक बार, चेक करके सोच लेना चाहे बाद में। तो केस 4 आ गया हमारे पास। इसमें ले सकते हैं इफ A इक्वल टू B इक्वल टू C, तीनों को इक्वल ले सकते हैं। पहले केस में क्या लिया, तीनों को इक्वल लिया। दूसरे केस में तीनों को इक्वल ले लिया, लेकिन उसको इक्वल ले लिया था, उसको जीरो के बराबर। तीसरे केस में A इक्वल टू B ले लिया, B को C के इक्वल नहीं लिया। लेकिन केस 4 में ले लेंगे A B C को, तीनों को इक्वल ले लेंगे। जब देखो A B C तीनों इक्वल हो जाएंगे तो यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा, यहाँ भी जीरो हो जाएगा। तो तीनों जीरो, तो इसका मतलब कंप्लीट जीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है दैट इज A का डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा। जब A का डिटरमिनेंट जीरो हो जाएगा तो इसका मतलब ये है कि जो हमारी रैंक है, आप ऐसे लिख सकते हो दैट इज रैंक ऑफ A लेस देन 3 से कम हो जाएगी। तो जब लेस देन 3 हो जाएगी तो फिर से वो सब मैट्रिक्स लेना पड़ेगा। आप लिखेंगे नाउ टेकिंग सब मैट्रिक्स ऑफ A। अब इसका सब मैट्रिक्स लेंगे तो A1 इज इक्वल टू, अब देखो कोई भी सब मैट्रिक्स ले लें आप, जैसे मान लो यही सब मैट्रिक्स लिया 1 1 BC, तो 1 1 और BC लिया, BC B और C दोनों इक्वल हैं तो CC ले लेंगे, क्योंकि B A B C तीनों इक्वल हैं। अब इस सब मैट्रिक्स को लेते तो 1 1 और BC के B के प्लेस पे C लिख दो तो CC हो गया। तो इसका मतलब ये होगा जो इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो ये C माइनस C, तो ये आ गया डिटर्मिनेंट ऑफ A1 इक्वल टू 0। यहां से डिटर्मिनेंट ऑफ A1 की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये होगा कि डिटर्मिनेंट जो है, देखो डिटर्मिनेंट ऑफ A1 की वैल्यू 0 आ गई। इसका मतलब ये है कि अब जो रैंक है वो 2 से भी कम है। तो आप यहां से लिख सकते हैं दैट इज रैंक ऑफ A लेस देन 2 से भी कम है तो फिर तो 1 ही बची। तो आप ये भी लिख सकते हैं देयरफॉर रैंक ऑफ A इज 1, या ऐसे लिख सकते हैं रैंक ऑफ A इज इक्वल टू 1। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होगा, चारों केस हो गया। ठीक है, तो आप अच्छे से देखिएगा इस क्वेश्चन को। इसमें चारों केस बने। क्वेश्चन लेंथी है लेकिन इजी है। आप जब एक बार पढ़ के देखोगे तो आपको सारे केस समझ में आ जाएंगे अच्छे से। ठीक है ना, तो आप इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैंने जो आपको फर्स्ट लेक्चर कराया था उसमें मैंने आपको रैंक ऑफ मैट्रिक्स में आपको मतलब बाई डेफिनेशन क्वेश्चन कराए। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर लाया, उसमें मैं नॉर्मल फॉर्म वाले क्वेश्चन को, नॉर्मल फॉर्म नहीं, जो एस्लान फॉर्म के थे, एस्लान फॉर्म के 2-4 क्वेश्चन कराए। ठीक है, अभी जो चल रहा था, अब इसमें 1 या 2 क्वेश्चन मैंने आपको नॉर्मल फॉर्म का भी कराया। ठीक है, और ये जो क्वेश्चन था ये डेफिनेशन बाई डेफिनेशन के थ्रू हमने करा। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, काफ़ी बार आया हुआ है। CCS यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो यदि हम, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। ठीक है, तो इसको आप जरूर अच्छे से कर लेना। और क्वेश्चन ईजी भी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा हार्ड है, क्वेश्चन ईजी है। ठीक है, तो अभी हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स को तो यहीं पे देखते हैं। देखता हूँ मैं, अगर एक आध क्वेश्चन और लगता है मुझे कि मैं कराऊंगा तो मैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स का एक लेक्चर और अभी लेके आऊँगा जहाँ तक है। और मुझे लगता है कि अभी कराने की कोई आप और ज़्यादा कोई क्वेश्चन कराने की आवश्यकता नहीं है। बाकी आप अपनी प्रैक्टिस करें, और बाकी अगर लगता है आपको कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन टाइप कर सकते हैं, या ठीक है, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पे क्वेश्चन टाइप करके भेज सकते हैं। ठीक है ना, तो आप प्रैक्टिस करिएगा। बाकी मैं देखता हूँ, अगर मुझे लगता है कि 1-2 क्वेश्चन अभी आप नहीं कर पाओगे तो मैं एक वीडियो और बना देता हूँ इसकी। ठीक है, तो
आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना। थैंक यू।